जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के जीतते ही बांग्लादेश की रहमान सरकार ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया बड़ा फोर्स। दोस्तों, इन सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, बताएंगे। उधर बांग्लादेश ने कहा कि भारत का अब इंतजार नहीं करेंगे, चीन के पास जाएंगे, बताएंगे क्या है खबर। आखिर क्यों इतना तिल मिलाया हुआ है बांग्लादेश। तो वहीं शहबाज शरीफ के करीबी ने उगला जहर, कहा भारत के बांधों को उड़ा देंगे, बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कैसी बौखलाहट है पाकिस्तान में, जो आज तक भी उसको चोट दे रही है। दोस्तों, वहीं चीन पाकिस्तान पनडुब्बी सौदा हुआ तो चीनी एक्सपर्ट ने बड़ बोलेपन में दिया जवाब, कहा मोदी की उड़ जाएगी नींद, बताएंगे ऐसा क्या है ये समझौता कि भारत को चैलेंज करने लगा चीनी एक्सपर्ट। तो वहीं बताएंगे आखिर ऐसा क्या था कि बंगाल में जीती भाजपा तो टीएमसी के कब्जे से आजाद हो गया कांग्रेस का दफ्तर, ऐसा कैसे संभव हुआ। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब भारत से घुसपैठियों को भगाया जाना चाहिए, जितने भी इलीगल तरीके से भारत में घुसे थे उन सभी को जैसे माने उस तरीके से उनको लौटा देना चाहिए, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद और टीएमसी के गढ़ को उखाड़ फेंकने के बाद बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, लगातार 4 तारीख के बाद से 4 मई के बाद से नई खबरें निकलकर सामने आ रही है घुसपैठियों को लेकर। दोस्तों, इसी के मद्देनजर जो आज खबर सामने आ रही है वो ये कि बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों, भारी मात्रा में तैनाती की गई है बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका है कि उसके लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसको लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बयान जारी किया। कल खलीलुर रहमान ने बयान दिया था, आज गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बयान जारी करते हुए कहा कि उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी पुश बैक की घटना नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए हमने अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है। हमने कहा है कि तुम पड़ोसी देश के हर एक गतिविधियों पर नजर रखना। इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी यही कहा था कि अगर ऐसे मामले होते हैं तो बांग्लादेश ना चाहते हुए भी कार्रवाई करेगा, यानी भारत को धमकी भी दी गई कि भारत अगर ऐसा करता है तो फिर हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, पुशबैक का मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दें, पुशबैक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जबरन सीमा पार भेज देना। पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को शरण दी है। उधर बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने बीजेपी को जीत की बधाई भी दी और कहा कि इससे भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ऐसे कार्य करेगी जिससे बांग्लादेश के साथ संबंध और अच्छे होंगे। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता बांग्लादेश सरकार और मोदी सरकार दोनों ही चाहते थे। हेलाल ने उम्मीद जताई है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तीस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के राज्यों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की ही लगती है, इसीलिए वहां की राजनीति का असर सीधे दोनों के संबंधों पर पड़ता है। वहां सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है, इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार हो सकता है। जिनको नहीं पता क्या है तीस्ता नदी को लेकर विवाद, तो आपको बता दें तीस्ता नदी हिमालय के पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। ये सिक्किम के पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इस नदी से बांग्लादेश के 2 करोड़ और भारत के 1 करोड़ लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। इस लंबी यात्रा के दौरान तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद है। बांग्लादेश तीस्ता के 50% पानी पर अधिकार चाहता है, जबकि भारत खुद 55% पानी चाहता है। जानकारों के मुताबिक अगर तीस्ता नदी जल समझौता होता है तो पश्चिम बंगाल नदी के पानी का मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे टालती रही। 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीस्ता नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ था। तब राजा ने नदी के बड़े हिस्से का नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया। बांग्लादेश के आजाद होने के 12 साल बाद 1983 में दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौता
समझौता हुआ जिसमें कि बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी देने की बात थी, जबकि 25% हिस्से पर बाद में फैसला होना था, लेकिन यह समझौता भी पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाया। बाद में बांग्लादेश ने कहना शुरू किया था कि उसे जितना पानी मिल रहा है वो उसकी आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम है, सूखे में उसका इतने पानी से गुजारा नहीं हो पाता है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक साल बाद वो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने बांग्लादेश को तीस्ता के बंटवारे पर एक सहमति का यकीन दिलाया था, लेकिन 11 साल बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता नदी जल समझौते का समाधान नहीं निकल पाया। और अब बांग्लादेश की रहमान सरकार ये उम्मीद कर रही है कि बीजेपी के बंगाल में आने से अब हो सकता है इस मामले पर भी समझौता हो जाए, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर समझौता हमेशा से चाहती थी, बस टीएमसी की वजह से रुकावट थी। दोस्तों अब देखना ये होगा कि तीस्ता नदी पर जो बांग्लादेश चाहता है वही होता है या फिर भारत अलग तरीके से इस पर समझौता करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, भारत को कितना % मिलना चाहिए नदी का, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वहीं जो बांग्लादेश डर रहा है कि कहीं घुसपैठिए उनके देश में वापस भेज ना दिए जाए, इसीलिए अब सीमा पर बांग्लादेश फोर्सेस का जमावड़ा कर दिया गया, उनको अलर्ट पर रखा गया है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि भारत में जितने भी घुसपैठिए हैं इन सभी को वापस भेज देना चाहिए उनके देश, और अगर पड़ोसी देश इससे कार्रवाई करता है तो भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो दोस्तों कमेंट में घुसपैठिए मस्ट बी रिटर्न लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक नहीं दबाया है इस बटन को तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस तीस्ता डील पर यूनुस के करीबी बांग्लादेश विदेश मंत्री ने अब चीन कार्ड खेलना शुरू कर दिया दोस्तों। कह दिया कि हम भारत का इंतजार नहीं कर सकते, अब हम चीन के पास जाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच सालों से अटके तीस्ता समझौते को लेकर अब कह दिया है कि इसके लिए वो भारत का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो चाइना के पास जाएगा, चीन से मदद लेगा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने इस समझौते को अपने देश के लिए बहुत जरूरी बता दिया। आपको बता दें कि खलीलुर रहमान चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और पहुंचने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि चीन में बातचीत के एजेंडे में तीस्ता परियोजना भी शामिल है और इस पर हम चीन से अब बात करेंगे, अब भारत से कोई बात नहीं होगी। तो ये स्थिति है दोस्तों बांग्लादेश की, जहां तीस्ता को लेकर अब इंतजार करने के मूड में नहीं है बांग्लादेश और चीन से जाकर बात कर रहा है। जबकि अभी हाल ही में बंगाल में बीजेपी की सरकार आई और ठीक से सरकार गवर्नमेंट फॉर्म भी नहीं कर पाई, ठीक से बीजेपी अपना सरकार बना भी नहीं पाई बंगाल में, अभी कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ कि बांग्लादेश ऐसे ऐसे बयान देने लगा। ऐसे में अगर वाकई में बांग्लादेश को बातचीत करनी है तो कम से कम 20-25 दिनों का और इंतजार करना चाहिए, तब तक बंगाल में बीजेपी पूरे तरीके से वर्किंग हो जाएगी। ऐसे में इतनी जल्दबाजी दिखाने का प्रयास कर रहा है और भारत को धौंस अकड़ दिखाने का प्रयास कर रहा है बांग्लादेश, इस पर आपकी राय और कमेंट तो बनती है दोस्तों, जरूर करके बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ के करीबी ने उगला जहर, कहा भारत के बांधों को उड़ा डालेंगे। जी हां, भारत के सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के ठीक पहले पाकिस्तान में बयानबाजी तेज हो चुकी है। पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद ही खास राणा सनाउल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किया। शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामले के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भारतीय बांधों पर हमले की धमकी दे दी है। सनाउल्लाह ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ आने वाली नदियों के बहाव को रोकने की कोशिश की तो उसके बांधों को निशाना बनाया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान राणा सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के बयान को दोहराया जिसमें पाकिस्तानी पीएम ने पानी को रोकने की कोशिश की, युद्ध की कार्रवाई बताकर धमकियां दी थी। सनाउल्लाह ने कहा कि युद्ध की कार्रवाई का मतलब युद्ध की कार्रवाई ही होता है। इस पर इंटरव्यू ले रहे पत्रकार ने कह दिया कि सिर्फ युद्ध की कार्रवाई कहना ही काफी नहीं है और सवाल किया कि हमारी जवाबी रणनीति क्या होगी। इस पर सनाउल्लाह ने कहा कि पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। जब सनाउल्लाह से पूछा गया कि कोशिश को नाकाम करने का मतलब है कि क्या पाकिस्तान भारत के बगलिहार बांध पर हमला करेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। राणा सनाउल्लाह का बयान बताता है कि पाकिस्तान आज तक भारत के सिंधु जल समझौते पर भारत की लगाई रोक से तिलमिला रहा है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रोक दिया था। उधर ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का भी बयान आया। उसने कहा कि पाकिस्तान की भविष्य के संघर्ष में प्रतिक्रिया और जोरदार होगी। ख्वाजा आसिफ ने गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि इस लकीर के दूसरी तरफ मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि 2025 की घटना के दौरान पाकिस्तान ने संयम बरता था और भविष्य में किसी भी गलत आकलन या गलत फहमी की स्थिति में उसका जवाब और भी ज्यादा जोरदार और निर्णायक होगा। यानी लगातार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान। वहीं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सारी पोल खोलकर रख दी दोस्तों, असली तस्वीर साझा कर दी जिससे खुल गए कई राज।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया। सैटेलाइट के नाम पर फैलाई थी फर्जी तस्वीर। दोस्तों, पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी सुपार्को की लेटेस्ट सैटेलाइट EO-3 ने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में पाकिस्तान के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि इस प्रक्षेपण से जुड़ी एक गलती के कारण पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान में प्रक्षेपण के तुरंत बाद EO-3 के हवाले से कराची बंदरगाह की अंतरिक्ष से एक तस्वीर भी जारी की गई। दावा किया गया कि यह तस्वीर बिल्कुल नई है, लेकिन जब तस्वीर की सच्चाई सामने आई तो पाकिस्तान के झूठ की कलई खुल गई। पहले तो इस तस्वीर को लेकर विश्लेषकों ने संदेह जताया, फिर इस तस्वीर की पोल खुद पाकिस्तान की सुपार्को की वेबसाइट ने खोल दी। यह तस्वीर सुपार्को की वेबसाइट पर महीनों पहले 2025 में प्रकाशित की गई थी। यानी जो तस्वीर प्रक्षेपण के बाद वायरल की गई थी वो ये प्रक्षेपण पहले से की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के फैलाए झूठ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मई 2025 में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया खातों ने ऑपरेशन से गलत तरीके से जुड़े कई फर्जी चित्र और पुराने वीडियो फैला दिए और दावे किए थे कि वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला, मिसाइल प्रतिष्ठानों में आग, हवाई अड्डों पर गड्ढे। पश्चिमी ओज इंट विश्लेषकों और भारत के PIB फैक्ट चेक ने इन्हें व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया था। तो वहीं आपको बता दें, चीन पाकिस्तान पनडुब्बी सौदा मचा देगा हलचल। कह रहा है मोदी की उड़ जाएगी नींद। ये चीनी एक्सपर्ट का बड़बोलापन दिखा दें, कैसे अलग ही लेवल पर खेल रहा है दोस्तों इस सौदे के बाद चीनी एक्सपर्ट। दरअसल चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को पनडुब्बियां सौंपनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने 8 पनडुब्बियां खरीदने के लिए सौदा किया था और पिछले महीने के अंत में पहली पनडुब्बी सौंपी गई। पाकिस्तान के नेता जब भी चीन की यात्रा करते हैं तो उनके कार्यक्रमों को भव्य रखा जाता है। जाहिर तौर पर भारत को वो तस्वीरें दिखाना मकसद होता है। जी हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले महीने के अंत में बीजिंग की यात्रा एक हफ्ते के लिए की थी और इसी दौरान चीन ने पनडुब्बी सौंपी है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में चीनी एक्सपर्ट्स ने एक से बढ़कर एक गप्पे हाँकी और भारत को धमकाने का प्रयास किया है। कार्यक्रम के दौरान एक चीनी टिप्पणीकार ने इस डिलीवरी को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसने दावा किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है जो हिंद महासागर को हिला देने के लिए काफी है। उसने ये भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो नहीं पाएंगे। इसी टिप्पणी में हैंगओवर श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किए जाने को पाकिस्तान की पनडुब्बी क्षमताओं में एक गुणात्मक छलांग के रूप में पेश किया। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान को पटाने, उसको ललचाने के लिए चीनी एक्सपर्ट ऐसा बयान दे रहा है कि वो जरा भी ना सोचे, जरा भी उसको रिग्रेट ना हो कि उसने चीन के साथ ऐसा डील किया है। इसीलिए भारत का नाम लिया इस चीनी एक्सपर्ट ने, ताकि पाकिस्तान को लगे कि अब वो भारत को भी हरा देगा। तो यह है पूरा गेम प्लान चाइना का साजिश साथ। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं अब पाकिस्तान पर नहीं रहा अमेरिका को भरोसा। पेशावर दूतावास बंद करने का दे दिया ऐलान। दोस्तों, अमेरिका के रुख में पाकिस्तान को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सुरक्षा चिंताओं के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है, जिसे दोनों देशों के संबंधों और क्षेत्रीय हालात के लिहाज से अहम संकेत माना जा रहा है। अमेरिका ने अपने राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को बयान में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय पेशावर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, मिडल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंच गए चाइना। टेंशन में ट्रंप और नेतन्याहू। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बुधवार यानी आज सुबह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। बीजिंग पहुंचने के बाद अरागची चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस यात्रा को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईरान मौजूदा भू राजनीतिक माहौल के बीच अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाना चाहता है। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बाद ईरानी उप विदेश मंत्री की चीन की ये पहली यात्रा है। ये साफ दर्शाता है कि ईरान संकट के इस दौर में चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। चीन पहले से ही ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीदना जारी रखे हुए है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 14 और 15 मई को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस कड़ी में अरागची की यात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह अमेरिका, चीन और ईरान से जुड़े नए भू राजनीतिक समीकरणों के उभरने का संकेत हो सकता है। दोस्तों, उधर बता दें,
ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में भाजपा के जीतते ही टीएमसी के कब्जे से आजाद हो गया कांग्रेस का दफ्तर? सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही हुआ है। बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये, एक तरफ जहां टीएमसी की हार पर राहुल गांधी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करीमपुर में कांग्रेस ने अपना पार्टी ऑफिस आजाद कराया है। इस ऑफिस पर टीएमसी ने सालों से कब्जा कर रखा था। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टीएमसी ने इतने सालों तक इस दफ्तर पर गैर कानूनी और जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। एक ने लिखा कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। एक अन्य ने चुटकी लेते हुए लिखा कि कांग्रेस इसके लिए धन्यवाद किसको देगी। वहीं दोस्तों, बिहार की सियासत से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश के बेटे निशांत भी अब बनेंगे मंत्री, कल लेंगे शपथ। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं और सीएम भाजपा के सम्राट चौधरी को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन पिछले महीने हुआ था और बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल सीएम सम्राट की कैबिनेट में जेडीयू के केवल 2 वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद शामिल है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब सम्राट के मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री बनेंगे और कल ही मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि नई सरकार में जेडीयू 16 मंत्री पद चाहती है। उनका बयान बड़ा मायने रखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बयान तब आया है जब कल मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार की तैयारी है। हालांकि भाजपा क्या करेगी यह तय नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सम्राट मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे पुराने ही रहेंगे। इन मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश की अकड़ ढीली करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो। लगे हाथ वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।